नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। जी हां, आज का जो मसला है वहां पे मैं खुद ही शिकार हो गया। मैं अर्थात एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, खुद साइबर स्कैम का शिकार हो गया। तमाम जानकारी, तमाम ज्ञान, तमाम कानून की समझ रखने के बाद तो सोचिए आप जैसे आम जन ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका। इसीलिए हर मोबाइल यूजर यह वीडियो जरूर देखे। यह वीडियो हर मोबाइल यूजर के लिए बाइबल है, गीता है, कुरान है। अगर आप या तो मोबाइल यूज करना बंद कर दें या यह वीडियो देख लें, अगर आप मेरी तरह साइबर क्रिमिनल्स के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार नहीं होना चाहते। जी हां, सिर्फ और सिर्फ कोई हाई टेक डीप फेक का मामला नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा यूजुअल हजारों कॉल जैसे आप रोज रिसीव करते हैं, उनमें से एक कॉल और आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। और फिर ना तो OTP सुरक्षित रहेगा, ना बैंक अकाउंट और ना व्हाट्सएप। जी हां, बिल्कुल कुछ दिन पहले मेरे साथ यही हुआ। एक व्यक्ति ने खुद को ब्लू डॉट एक्सप्रेस से बताया और सिर्फ एक नंबर मुझसे डायल करवाकर मेरे फोन की सारी कॉल किसी दूसरे नंबर पर भेज दी गई। करीब 36 घंटे तक मेरा फोन हैकर्स के कंट्रोल में था। तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि यह जो हैकिंग है, यह जो स्कैम है, यह कैसे काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। जी हां जनाब, मैं यह वीडियो आज इसलिए बना रहा हूं, इसलिए लेकर आपके सामने आया हूं कि अगर मैं थोड़ा और लापरवाह रहता तो शायद मेरे जीवन पूंजी की तमाम कमाई, शायद मेरा सारा बैंक बैलेंस, शायद मेरा पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे शॉकिंग बात है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जनाब यह कोई हाई टेक हैकिंग नहीं थी, या कोई कंप्यूटर वायरस भी नहीं था, या कोई डार्क वेब ऑपरेशन भी नहीं था, या AI और डीप फेक का भी कमाल नहीं था। यह सारा का सारा कारनामा, सारा का सारा अपराध महज एक छोटे से फोन कॉल से अंजाम दिया गया। उस व्यक्ति ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, खुद को ब्लू डॉट एक्सप्रेस से बताया और मैं एक वकील जो रोज कानून और धोखाधड़ी के मामले को देखता है, मैं उस जाल में फंस गया। जनाब, अक्सर हम कहते हैं लोगों से कि ठगे जाने के, फंसने के दो कारण होते हैं, या तो डर या फिर लालच। तो अगर ये डर और लालच वाली बात होती तो मेरा रडार खड़ा हो जाता, क्योंकि अब तक जितने ठगी के प्रकरण सामने आए हैं, या तो व्यक्ति उसमें इसलिए फंसा है कि कोई लालच उसको दिया गया, या फिर उसको डर दिखाया गया। साइबर अरेस्ट, हम CBI से बोल रहे हैं, हम पुलिस से बोल रहे हैं, आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, इत्यादि इत्यादि। आपकी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हम कस्टम से बोल रहे हैं, आपका माल पकड़ लिया है, आपको जेल जाना पड़ेगा, आदि आदि। लेकिन यहाँ अपराधी भी सातिर हो चुका है और अब समझने लगा है कि लोग इस डर और लोभ के चंगुल में नहीं फंस रहे। तो उन्होंने नई स्कीम इजाद की और मैं इस स्कीम का शिकार हो गया। तो सोचिए, मेरे जैसा एक वकील जो रोज कानून और धोखाधड़ी के मामले देखता है, 4C YouTube चैनल के जरिए आपको कानून बताता है, आपको जागरूक रहने की सलाह देता है, वह भी अगर उस जाल में फंस सकता है तो आम आदमी का क्या हो सकता है। अगर वकील भी फंस गया
आप कितने सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात जिसको सुनकर आप अभी चौंकेंगे कि करीब 36 घंटे तक मेरे फोन की तमाम कॉल किसी अज्ञात नंबर पर जा रही थी। अर्थात अगर उस समय किसी बैंक ने ओटीपी कॉल किया होता या अपराधियों ने बैंक में मेरे कॉल करके ओटीपी मंगाया होता तो यह ओटीपी सीधे के सीधे अपराधियों के पास पहुंच जाता और मुझे इसकी भनक भी नहीं होती। तो आइए समझते हैं इस जाल को, इस हाले क्राइम को, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस सच्ची घटना के थ्रू कि नया क्या चल रहा है साइबर फ्रॉड की दुनिया में, साइबर क्राइम की दुनिया में, और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये जो घटना है जो मैं आज यहाँ पे नरेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, या किसी के भी साथ घट सकती है। कल्पना कीजिए आप घर से निकल रहे हैं, सवेरे का वक्त है, आप जल्दी में, एक फोन कॉल आता है और आपसे सिर्फ एक नंबर डायल कराया जाता है और पूरे 36 घंटे आपका मोबाइल किसी के कंट्रोल में चला जाता है। आपके बैंक ओटीपी, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन, पासवर्ड सब रीसेट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह असली घटना है जो मेरे साथ हुई है। घटने की शुरुआत सुबह का समय, मुझे कोर्ट के लिए निकलना था, तभी मेरे फोन पर बार बार कॉल आने लगी। कॉलर ने खुद को ब्लू डॉट एक्सप्रेस से बताया। मैंने पहले कॉल को इग्नोर किया। वैसे भी मेरे तक कोई डायरेक्ट कॉल अपरिचित नंबर से नहीं पहुंचता है, वह मेरे डिजिटल सेक्रेटरी के जरिए होकर ही मेरी इच्छा के अनुसार कनेक्ट होता है या रिजेक्ट होता है और मैं अपनी सुविधा से कॉल बैक करता हूं। यह मेरा सिक्योरिटी लेयर 1 है। तो चूंकि यह कॉल बार बार आ रहा था और मुझे एसएमएस के जरिए भी इतला दी जा रही थी कि यह एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैंने कॉल रिसीव कर ली। कॉलर ने खुद को ब्लू डॉट एक्सप्रेस से बताया और फोन के दूसरी तरफ जो व्यक्ति था उसने बोला, सर आपका कुरियर आया हुआ है, डिलीवरी बॉय आपके घर के बाहर खड़ा है, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे। मैं तुरंत बाहर गया, वहां कोई नहीं था। मैंने कहा यहां कोई नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं सर, हमारा डिलीवरी बॉय वहीं है, शायद उसको आपका घर नहीं मिल रहा है। अब यहां एक संयोग हुआ, या शायद वो इतना होमवर्क करके कॉल करते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। जब मेरी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट मंथली ईएमआई ड्यू था और जो संभवतः मिस हो गया था उस महीने, जहां तक मुझे याद है, उन्हीं दिनों मुझे ईएमआई पे करने के लिए कॉल आया। होमवर्क इतना सटीक था, उनके पास अमाउंट था, उनके पास मेरे लोन अकाउंट नंबर थे, उनके पास वह अमाउंट था जो ईएमआई का था। शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। फिर भी मैंने सावधानी रखते हुए कहा कि अगर ईएमआई मिस हुई है तो आपको डायरेक्ट पेमेंट कर दी जाएगी, या जो चेक है आप उसको दोबारा मेरे बैंक में प्रेजेंट कर दें। तो यहां भी एक संजोग हुआ, मैं उस समय अपना पैन कार्ड आने की उम्मीद कर रहा था। मुझे लगा शायद वही पैन कार्ड आया है और यह कुरियर वाला पैन कार्ड लेकर आया है। मैंने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। तभी मुझे फिर से कॉल आ गया और कहा, सर डिलीवरी बॉय से आपका संपर्क नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप एक नंबर लीजिए, आप उसको कॉल कर लीजिए। मैं जल्दी में था, मैंने वो नंबर डायल कर दिया और यहीं से साइबर हमला मेरे ऊपर शुरू हो गया। मुझे तुरंत कुछ पता नहीं चला, उस समय मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा और मैं कोर्ट के लिए निकल गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरा मन शांत हुआ, मैं दिल्ली की ट्रैफिक में फंसा और थोड़ा विराम लेने का समय मुझे मिला, तो मुझे लगा, अरे वकील साहब आपसे भी गड़बड़ हो गई।
और मैंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन को फोन करके घटना की जानकारी दी। वहां से मुझे सलाह दी गई कि मैं इंटरनेट बंद कर दूं, और मैंने उस सलाह के अनुसार 24 घंटे तक अपना इंटरनेट बंद कर दिया, जो सलाह बहुत खतरनाक थी। मैं इसके बारे में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बात करूंगा। वह एक मसला है। वह सलाह ऐसी थी कि मुझे मौत के कुएं में ढकेल दिया गया। मैं गया तो था सुरक्षा मांगने, लेकिन इतनी गलत सलाह मिली कि वह मेरे लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती, और जो अपराध अब तक मेरे साथ नहीं हुआ था वह भी घटित हो जाता। खैर, 24 घंटे के बाद मैंने इंटरनेट ऑन कर लिया और समझा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन असली सच्चाई तो मुझे 36 घंटे के बाद पता चली। करीब 1.5 दिन 36 घंटे लोगों ने कहना शुरू किया, हम आपको फोन कर रहे हैं लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा है। इधर अजीब बात यह थी कि मैं सबको कॉल कर पा रहा था, लेकिन कोई मुझे कॉल नहीं कर पा रहा था। मेरे व्हाट्सएप चल रहे थे, उस पर मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे थे। मैं कर पा रहा था, कॉल भी नहीं आ रहा था। अब मुझे शक हुआ। मैं रुका, सहमा और सोचा एक बार फोन के सिस्टम को चेक करते। और जब मैंने सिस्टम को चेक किया तो मैं चौंक गया। मेरे फोन की कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटीज किसी अज्ञात नंबर पर चालू थी पूरे 36 घंटे। इसका मतलब क्या था कि मेरे फोन पर आने वाली हर कॉल कहीं और जा रही है। बैंक ओटीपी कॉल, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कॉल, पासवर्ड रीसेट कॉल, सब के सब किसी दूसरे नंबर पर जा रही थी। अर्थात मेरे फोन की डिजिटल चाबी किसी और के हाथ में थी। और यही है साइबर अपराधियों की नई चाल। अब साइबर अपराधी इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को कुरियर कंपनी, बैंक या केवाईसी अधिकारी बनकर फोन करते हैं। फिर वो आपसे सिर्फ एक नंबर डायल करवाते हैं। कोई ओटीपी आपसे नहीं लिया जाता। किसी लिंक पर आपको क्लिक करने को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि जनता जागरूक हो चुकी है। और बस वहां पे एक कमाल होता है कि वो जो नंबर आपको डायल करने के लिए कहा जाता है वह शुरू ही होता है हैशटैग से। और जैसे ही आप वो नंबर डायल करते हैं, आपकी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाती है और आपकी सारी इनकमिंग कॉल अपराधियों के पास जाने लगती है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मैं बच गया। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं कैसे बच गया। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैंने आपको अपने फोन की पहली सिक्योरिटी फिल्ट्रेशन बता दी, पहली सिक्योरिटी सेटिंग बता दी कि मेरे को कोई अज्ञात नंबर से सीधे कॉल नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसको इजाजत न दूं। उसका अलर्ट मैसेज मुझे आएगा। उसकी स्थिति समझने के बाद मैं चाहूं तो उसको कॉल कर सकता हूं। कॉल के दरमियान भी अगर मुझे लगता है कि यह कॉल जेन्यून कंसर्न से है, किसी नॉन कंट्रोवर्शियल नंबर से है, तो मैं चाहूं तो मैं उस फोन को कनेक्ट कर सकता हूं। और अन्यथा मेरी डिजिटल सेक्रेटरी उस कॉल को ब्लॉक करके मुझे मैसेज पास ऑन कर देगी और फिर मुझे मेरे ऊपर है कि मैं वो कॉल करूं या ना करूं। हाँ, एक बार अगर मैंने कॉल अनब्लॉक कर दिया फिर वो आदमी मुझे कॉल कर सकता है। उसी तरह से मैं व्हाट्सएप पे भी और अन्य महत्वपूर्ण अकाउंट्स में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करता हूं। यहां पे रुकिए, उठाइए अपना फोन, खोलिए अपना व्हाट्सएप, चेक कीजिए क्या आपका व्हाट्सएप और दूसरे सारे ऐप 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन से प्रोटेक्टेड हैं। क्या आपका फोन 2 स्टेप वेरिफिकेशन से प्रोटेक्टेड है? नहीं है तो तुरंत कीजिए। कैसे करना है यह जानना है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको स्टेप्स दूंगा। तो साहब, मेरे व्हाट्सएप पे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू था
इसीलिए अपराधी मेरे फोन कॉल तक तो पहुंच गए, फोन रिसीविंग तक तो पहुंच गए, लेकिन ओटीपी तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि कॉल फॉरवर्ड हो रहा था। उस पे आने वाला जो मैसेज था व्हाट्सएप के जरिए या एसएमएस के जरिए, उसको पढ़े जाने के लिए उस 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन से होकर उसको गुजरना था। और चूंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में था, तो वो ओके अपराधी को नहीं मिलता, और इधर मेरे पास वो मैसेजेस ही नहीं आ रहे थे, मैं क्यों ओके करता। और इसलिए शायद मैं बच गया। और जैसे ही मुझे इस कॉल फॉरवर्डिंग का पता चला, मैंने तुरंत उसको कैंसिल किया, और सौभाग्य से मुझे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। अब इस पूरे घटना की जो कड़वी सच्चाई है वो आप साफ समझ लीजिए। साइबर अपराधी अक्सर कानून और सिस्टम से कई साल आगे चल रहे होते हैं। वे लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं, और आम आदमी को उसके बारे में तब पता चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। अगर आप मुझसे कहेंगे यह विषय आप तक पहुंचेगा, आपको इसकी जरूरत है, तो मैं अगले एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आऊंगा, ऑफ कोर्स एनोनिमस, जो थाईलैंड में बैठकर, बैंकॉक में बैठकर वह खुद शिकार बन गया था। कैसे साइबर अपराधी ऐसे इंडियंस से अपराध कराते हैं, उसका पूरा का पूरा इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। शर्त यह है, अगर आप कमेंट में मुझे कहेंगे कम से कम 100 लोग, तो मैं उस व्यक्ति को ऑनलाइन लेकर साक्षात आपके बीच में आऊंगा और सारी मोडस ऑपरेंडी बताऊंगा। कैसे वहाँ लड़कियाँ रिक्रूट की जाती हैं, कैसे इंडिया से लोग बड़गला के वहाँ बुलाए जाते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी लाइफ कैसे होती है, उनको कैसे रखा जाता है, और उनसे कैसे क्राइम कराया जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, अर्थात अन्यथा मोबाइल यूज़ करना बंद दीजिए, क्योंकि इस अपराध के खिलाफ एक ही कारगर हथियार है, और वह है जागरूकता। आज के समय में अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वह आपके घर का दरवाजा भी नहीं तोड़ते, वह सीधे आपके मोबाइल फ़ोन में प्रवेश करते हैं। और आज आपका मोबाइल ही आपकी पहचान है, बैंक में, निजी जीवन में, और यह सबसे बड़ा डिजिटल केंद्र है। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को बर्बाद कर सकती है, खतरे में डाल सकती है। आपकी दुनिया 1 सेकंड में मिट सकती है। इस बारे में मैं और वीडियो लेकर आऊंगा पार्ट 2 में, और आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे इस सीरीज में बने रहिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को और अपने दोस्तों तक इस संदेश को जरूर पहुंचाइए। क्या पता अगला कॉल उन्हीं के नंबर पर आ रहा हो, और आपने यह वीडियो नहीं शेयर किया तो उनके साथ जो होगा उसके जिम्मेवार आप भी होंगे। उनके साथ जो अपराध होगा उसमें थोड़ा सा कसूर आपका भी होगा। जी हाँ, इसी के साथ मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड साइबर क्राइम का शिकारी वकील, शिकार हुआ वकील को इजाजत दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, इसी विषय पर अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।